गाइस, वेलकम टू द मैनियक बैंकर। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिसर। तो होप आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कैसे ये जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको स्टार्ट करना भी है कि नहीं करना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस पॉइंट पे अगर आप प्रिपरेशन करने का डिसाइड करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें अभी करेंगे, क्या क्या आपका अप्रोच रहेगा, किस तरीके से चीज़ों को मंथली और वीकली एंड डेली चीज़ों को स्केड्यूल करेंगे जिससे आपका इसी पहले अटेम्प्ट में आपका पेपर निकल जाए। चलो बिना किसी डैश 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 के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। देखो भाई लोग, पेपर बहुत सारे होते हैं बैंकिंग में। एसबीआई का होना है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। इसके अलावा भी है एलआईसी डबल ए ओ। और भी होते हैं क्या? हाँ होते तो और भी हैं। आरबीआई के ख्वाब छोड़ दो अभी के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो 6 महीने में आरबीआई निकाल रहे हो, एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कई बच्चों को लग रहा है कि अप्रैल में आरबीआई आ रहा है, आरबीआई का फॉर्म भर देते हैं, हम 2 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे, एग्ज़ाम फोड़ देंगे। भाई हलवा नहीं है। 90+ का कट ऑफ जाता है उसका प्री का। ठीक है, बच्चे पिछले 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, वो उसमें बैठ रहे हैं, वो ला पा रहे हैं वो नंबर, वो स्कोर कर रहे हैं वो चीज़। आप सोच रहे हो आप 2 महीने की प्रिपरेशन में, या तो हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मान जाना प्लीज़। कोई कल को करके आगे दिखा दे साले तू ऐसे कैसे बोला, सॉरी गलत बोल दिया। हाँ क्या कह रहा था, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो टारगेट यार, पेपर अगर अगस्त से हो रहा है, आप अगस्त वाला एग्ज़ाम टारगेट मत करो, पेपर दो, डेफिनेटली दो, पेपर दो। आपका एग्ज़ाम टारगेट होना चाहिए जो मिडिल में आ रहा है, कोई अराउंड सितंबर से अक्टूबर का। मेरा जो अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए बेस्ट रहेगा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क इनफैक्ट, और आरआरबी के दोनों क्लर्क एंड पीओ। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो उनको टारगेट करने के लिए आपका रूटीन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया आपकी जर्नी, मतलब आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप ये 1 हफ्ता पूरा लेके चल रहोगे, आराम से बिंदास चिल रिलैक्स रहोगे, उसके बाद फोकस होके पढ़ोगे। तो मैं आपका 1 मार्च से चीज़ें बता सकता हूँ। आप अभी ये 7 दिन, 7-8 दिन जो भी हैं, इनमें आप पहले पूरा सिलेबस तरीके से जाइए। रीजनिंग का सिलेबस देखिए, मैथ्स का सिलेबस देखिए, इंग्लिश का देखिए। करंट अफेयर्स अभी मत देखिए, देख भी नहीं पाओगे, उसमें अभी हवा हवा ही लगता रहेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, हमें पता है, झेल के बैठे हैं। तो क्या कह रहा था, हाँ आप आओगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो मंथ वाइज मैंने जो डिवीज़न किया है ना, वो इस तरीके से है कि पहले आप मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 मंथ्स आप रखेंगे, जिसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको अपना बेस बनाना है पूरा। बेस इन द सेंस, आपको टॉपिक वाइज आपको चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता वो टॉपिक नहीं आता। रीजनिंग में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे टॉपिक, सिलोजिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक इन 3 महीनों में एटलीस्ट इसमें आपको करना है रीजनिंग में। चलो मैं रीजनिंग में ही ब्रेक डाउन करता हूँ चीज़ें। सबसे पहले आप स्टार्ट करो। अगर आपने पहले, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहले से मतलब कुछ रीजनिंग के टॉपिक थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन लगाए हैं, मस्ती मस्ती में पढ़ा था कि मुझे सर्कल बना रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे जब छुआ ये टॉप, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिला कि मुझे ये चीज़ें पता है। आप फर्स्ट टाइम छू रहे हो ना ये टॉपिक, कोई गल नहीं है, टॉपिक को जाओ तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ देना। इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो भी मिसलेनियस के रिमेनिंग जितने भी टॉपिक हैं, उनको पकड़ो तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक उठाओ, टारगेट बनाओ अपना कि आज के दिन में मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस वाला पार्ट आएगा। मैंने 3 महीने का बोला ना, 3 महीने में आपका बेस प्लस आपका प्रैक्टिस इस लेवल पे कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, आप एवरेज स्टूडेंट बन जाओ। ये नहीं है कि बिलो एवरेज चल रहा हो, ठीक है। तो आप एवरेज स्टूडेंट बनना है आपको 3 महीने में, जिसमें आपको अभी जीरो से मिडिल फेज में आना है, जहाँ पे आप 40 से 50 नंबर तक आप स्कोर ला रहे हो। प्री के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। वहाँ से फिर आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होगी कि आप कैसे एक्सेल करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रीजनिंग का बताया मैंने। आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल फर्स्ट फेज में अपना डिसाइड करिए फर्स्ट 2 वीक में कि
कि आपको रीजनिंग पजल को छोड़ के, रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, सबको पढ़ना है। कुछ ज़्यादा नहीं भाई, 2 घंटे में एक टॉपिक निपट जाएगा, इतने इजी टॉपिक है। डायरेक्शंस पढ़ोगे आप, डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब पता है आपको, कॉन्सेप्ट आपका कर गया। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, नोट्स बनाने मत बैठ जाना। नोट्स में सिर्फ आपको डायरेक्शन का करना है, तो डायरेक्शन में आपने डायरेक्शन लिख लिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नहीं है कि उसमें आप नॉर्थ के लिए एक क्वेश्चन लिखने में लग गए हो, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। सिलॉजिज्म में आपको लिखना पड़ेगा कि ऑल एंड सम का, नोट का क्या केस है, सम का क्या केस है, और इफ बहुत सारे होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसमें सिर्फ उतना ही उतना लिखो जो उसमें न्यू केसेस आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बस उतना ही उतना लिखो। इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है, उसका क्या होता है, बस इतना ही है। नोट्स में सिर्फ इतना ही होना चाहिए। वैसे इनइक्वालिटी आप एक बार कर लोगे, आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, सिलॉजिस्ट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो मैं कहूँगा बहुत अच्छे से करना है स्टार्टिंग में। बेसिक आप 2 से 3 दिन दे दो उसे प्रैक्टिस करने में, बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैं इसमें डिटेलिंग में भी आऊँगा कि रीजनिंग में डिटेलिंग में पर टॉपिक वाइज आप कैसे कितना एफर्ट्स दोगे, कैसे होगा। बट अभी मैं थोड़ा आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आपको बेस में क्या क्या करना है, मैंने बता दिया। रीजनिंग में मैथमेटिक्स में आप एक चीज़ तो रूटीन में डाल लो। ये 3 महीनों में आपको ये तो लगभग 2 दिन में एक बार तो करना ही है, ऑल्टरनेट डेज पे तो करना ही करना है। स्पीड मैथ में जो अपना फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, लाइक 20% का क्या है 1/5, 100% का क्या है 1/1, 1/2 50%, 1/3 33.33%। ये वैल्यू 1/20 तक आपको सारी याद होनी चाहिए। ये बेसिक सभी बताते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपको स्पीड मैथ का, आपको जो टीचर समझ आए, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे किसी को हर्षल सर अच्छे लगते हैं, कौशिक मोहंती सर अच्छे लगते हैं, किसी को और भी हैं, बहुत सारे सर हैं, बेसिक है। आपको जहाँ से समझ आए, जिससे समझ आए, आपको स्पीड मैथ चीज़ें पढ़नी है, ओके। ये चीज़ आपको कवर करना है हर ऑल्टरनेटिव डेज पे। आपको स्पीड मैथ 15 से 20 मिनट करना है। दूसरा मैं आपको एक बताऊंगा मैथ्स के लिए, इससे आप पढ़ने बैठ रहे हो उससे पहले आप 5 से 6 मिनट कर लो, बहुत हेल्प करेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरा, आपका कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, यही कर प्रैक्टिस करते रहना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वो प्रैक्टिस करते करते आपका कैलकुलेशन अपने आप ही बढ़ गया है, ठीक है। वो है ग्रिड वाला, कि आप 5 नंबर ऐसे रैंडमली लिखिए, एक हॉरिजॉन्टली, 5 नंबर वर्टिकली, फिर जैसे मैंने 25, 20, 31, 32, पहले छोटे नंबर लिखिए, बाद में आप कुछ समय बाद जब छोटे नंबर ईजिली हो जाए थोड़े बड़े भी लिख सकते हो। तो इनको आप ऐड करो, 25, 23 कितना हुआ, 48 प्लस ये कितना हुआ, ऐसे करके आप इस साइड लिखो, मतलब राइट हैंड साइड। फिर रिवर्स में कैलकुलेट करो कि पीछे से जो नंबर लिखे हैं उनको ऐड करो, अगला ऐड करो, अगला ऐड करो, अगला ऐड करो, उसको इस साइड लिखो। दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ गई ना एडिशन पे, डेट मीन्स आपका कैलकुलेट, वो आपने एडिशन सही किया है। इससे क्या होगा, एक तो आप फोकस होके आप उसको करोगे, आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरा, आपकी कैलकुलेशन तेज हो गई। आपको लग रहा है यार क्या बता रहा है, बच्चों वाली चीज़ें हैं यार। भाई बच्चों वाली चीज़ें नहीं है, ये गणित है सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको आप कर, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप करोगे ना रूटीन में, जब फास्ट होते जाओगे ना, तो हो सकता है आप 3 डेट के नंबर भी ऐड कर रहे हो। जब आप 3 डेट के नंबर ऐसे ऐड कर रहे हो, 111 352, इनको ऐड करके लिख दिया आपने, वो आप जैसे जितना जितना एडवांस आप कर पाओगे, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप स्पीड मैथ पकड़िए, उसमें अपना कमांड बनाइए, फिर आप जाइए अरिथमेटिक के टॉपिक्स पे। अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं कह रहा हूँ आपको इन टॉपिक पे 1 हफ्ता देना पड़े, 2 हफ्ता देना पड़े, बेशक दो। नोट्स में मत घुसना, अभी भी बोल रहा हूँ, नोट्स सिर्फ उतना ही लिखना है भाई जितना जरूरी है। नोट्स भाई कई बच्चे देखे हैं लेके बैठ के, भाई 4 रंग के पेन रखे हैं, ये लिखा है रेड पेन से, ब्लू पेन से, ये आ गया ग्रीन पेन से, हाइलाइटर अलग है, और साला कुछ नहीं निकलता पेपर, कोई फर्क नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा भाई, निकलता भी लोगों का, सॉरी, बट ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ उसमें टाइम वेस्ट ना करो। नोट्स सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है, परसेंटेज का आप फॉर्मूला लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। जो केसेस हैं सिंपल, जैसे इलेक्शन वाला केसेस आएगा, और जो कुछ केसेस और आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अभी तो याद नहीं आ रहा, आप समझदार लोगों को पढ़ोगे समझ जाओगे। बस वो केसेस केसेस के बस एक एक फॉर्मूला लिख लिया, एक एग्जाम्पल लिख लिया, इतना सफिशियंट है। वो इसलिए
कि कल को आप भूलो तो उसे बस देख के एक बार रिवाइज हो जाए, और कुछ नहीं। तो आप परसेंटेज पे वर्क करना है, आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पे वर्क करना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस की जो वैल्यू है, वो जो 4 केसेस हैं उनको तो तरीके से कर लेना, पहले निपटा लेना। मैंने भी पहले ही किया था भाई, बहुत फायदा देता है वो। पहले आपने वो केसेस कर लिए ना, तो वो भाई आपको ये समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। और वो कैलकुलेशन जो आपने वहाँ करी थी ना फास्ट स्पीड मैथ में, वो आपको यहाँ काम आएगी, और वो हर जगह काम आएगी। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग के 3 महीने में से 45 दिन में आपको टारगेट बनाना है, जिसमें आपको रीजनिंग के शुरू के 15 से 20 दिन में सारे मिसलेनियस टॉपिक कवर करने हैं। फिर आपको पकड़ना है सिटिंग अरेंजमेंट पजल। सिटिंग अरेंजमेंट पजल दे देना, कुछ नहीं, उनमें भी बहुत टाइप्स हैं, सिर्फ वही वही पकड़ो। बाकी टॉपिक, बाकी सब आप मॉक में कवर कर लोगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। वीडियो लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं इंग्लिश के लिए इसको पार्ट 2 में डालूंगा, ठीक है। ओके।